हेलो बच्चों, आज के लेसन में हम उषा काव्य करेंगे जिसके कवि है शमशेर बहादुर सिंह। उषा यानी कि सूर्योदय होने से पहले का दृश्य। अब इस काव्य में सूर्योदय अभी हुआ नहीं है, यानी आधा सूर्य जमीन के नीचे है, आधा ऊपर है, क्षितिज तले जिसे कहा जाता है। तो हम ये काव्य करेंगे जिसमें कुदरती सौंदर्य का वर्णन किया गया है और ग्रामीण परिवेश है। अब शमशेर बहादुर सिंह ने इस काव्य में जो भाषा का उपयोग किया है वो है खड़ी बोली। सरल और सहज शब्दों का भी उपयोग किया गया है। छोटी सी काव्य है इसलिए क्वेश्चन भी साथ में करेंगे, ध्यान देना। पंक्ति में बोल रही हूँ। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसा, भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। प्रातः का नभ था बहुत नीला शंख जैसे। अब यहाँ पर कहा है कि जो सूर्योदय पहले का नभ है वो बहुत नीला शंख जैसा है। ये नीला शंख यहाँ उपमान का प्रयोग किया गया है। आपको सिर्फ सौंदर्य में पूछा जाए तो उपमान का प्रयोग, कौन से उपमान का प्रयोग किया गया है, तो एक है नीला शंख। यहाँ आसमान है वो नीला शंख जैसा लग रहा है। कवि ने नीला शंख इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ पर पवित्र स्वच्छ आसमान के बारे में बात की गई है। भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका। भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका यानी चूल्हा। अब यहाँ पर ये दूसरे उपमान का प्रयोग है, राख से लिपा हुआ चौका। राख से लिपा हुआ चौका इसलिए कहा है क्योंकि आसमान सफ़ेद और नीले रंग का मिश्रण होता है। और दूसरी बात कहा है कोष्टक में कि अभी गीला पड़ा है। यहाँ पर राख से जो लिपा हुआ चौका है वो अभी गीला है। इसका मतलब सुबह सुबह सूर्योदय से पहले का जो दृश्य है वहाँ पर ओस की बूंदें गिरती है। ओस की बूंदों की वजह से आसमान में नमी है, इसलिए कहा गया है अभी आसमान गीला पड़ा है। मीन्स राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला है। यहाँ पर दो उपमानों की बात की है, एक नीला शंख और दूसरा है राख से लिपा हुआ चौका। अब हम अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न करेंगे। पंक्ति यही है। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रातःकालीन आकाश की तुलना किससे की गई है और क्यों? फिर से बोल रही हूँ, प्रातःकालीन आकाश की तुलना किससे की गई है और क्यों? प्रातःकालीन आकाश की तुलना नीले शंख से की गई है। यहाँ पर आसमान स्वच्छ है, शंख से तुलना की गई है, मीन्स पवित्र है, ऐसा कहा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन, कवि ने भोर के नभ को राख से लिपा हुआ चौका क्यों कहा है? कवि ने भोर के नभ को राख से लिपा हुआ चौका क्यों कहा है? तो आंसर है, कवि ने भोर के नभ को राख से लिपा हुआ चौका इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ पर भोर का नभ सफ़ेद और नीले रंग का मिश्रण होता है, इसलिए राख से लिपा हुआ चौका कहा है। तीसरा क्वेश्चन है, अभी गीला पड़ा है। ये कोष्टक में दिया है, इससे क्या तात्पर्य है? ऐसा कवि ने क्यों कहा है अभी गीला पड़ा है? यहाँ पर राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है, इसका मतलब
सूर्योदय से पहले का दृश्य जिसमें ओस की बूंदे की वजह से ये वातावरण में नमी छा गई है, इसलिए आसमान में नमी की वजह से ये राख का लिपा हुआ चौका गीला पड़ा है, मीन्स आसमान में नमी है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रातःकालीन नभ के लिए कवि ने किन उपमानों का प्रयोग किया है? किन उपमानों का प्रयोग किया है? तो यहाँ पर 2 उपमानों का प्रयोग है। एक है नीला शंख और दूसरा राख से लिपा हुआ चौका। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। आपको पता ही है कि सूर्योदय नहीं होता तब चारों ओर अंधेरा होता है। यहाँ अंधेरा यानी काली सिल पत्थर। अब जैसे ही सूर्योदय हुआ तो आसमान लालिमा युक्त हो जाता है, किरणें पड़ती है, तो यहाँ पर वो किरणें हैं लाल केसर। अब ऐसा लग रहा हो जैसे लाल केसर से काली सिल धुल गई हो। इसका मतलब अंधेरे को हटाने के लिए सूर्य की लाल किरणें पड़ी हो जिससे अंधेरा धुल गया हो। यहाँ पर एक उपमान है काली सिल और दूसरा उपमान है स्लेट। आपको पता ही है स्लेट काली होती है। अब काली स्लेट पर या लाल खड़िया चाक यानी लाल रंग के चाक को मल दी गई हो, यानी मल देना यानी पूरी तरह से स्लेट को भर देना, यानी कालापन जो होता है वो दूर हो जाता है और चाक जो लाल खड़िया चाक होता है उसका रंग दिखता है। यहाँ पर भी ऐसा ही है, स्लेट अंधेरा और लाल खड़िया चाक यानी सूर्योदय का आगमन। यहाँ पर ये 4 पंक्ति है, उसके भी क्वेश्चन कर ले हम। अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। पहला प्रश्न है, आसमान का सौंदर्य दर्शाने के लिए कवि ने किन उपमानों का प्रयोग किया है? फिर से बोल रही हूँ, आसमान का सौंदर्य दर्शाने के लिए कवि ने किन उपमानों का प्रयोग किया गया है? यहाँ पर 4 पंक्ति में से ही लेनी है, 4 लाइन में से। तो आसमान का सौंदर्य दर्शाने के लिए काली सिल और स्लेट उपमानों का प्रयोग किया गया है। दूसरा क्वेश्चन है, कवि ने किस समय का चित्रण किया है? तो कवि ने सूर्योदय से यानी सूर्योदय होने से पहले के भोर का चित्रण किया है। तीसरा क्वेश्चन, कवि काली सिल और लाल केसर के माध्यम से क्या कहना चाहता है? काली सिल यानी अंधेरा और लाल केसर यानी लालिमा युक्त आसमान, किरणें। अब ये किरणें गिरने से काली सिल को धो दिया है ऐसा लग रहा है, यानी अंधेरा थोड़ा थोड़ा यहाँ पर गायब हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, कवि ने प्रातःकालीन सौंदर्य का चित्रण किस प्रकार किया है? तो कवि ने काली सिल, लाल केसर, स्लेट और लाल खड़िया वगैरह उपमानों का प्रयोग करके यहाँ पर प्रातःकालीन सौंदर्य का चित्रण किया है। ऐसा लग रहा है जैसे आसमान लालिमा युक्त है, लाल केसर से काली सिल को धो दिया हो ऐसा लग रहा है, अंधेरा गायब हो रहा है ऐसा लग रहा है। अब लास्ट पंक्ति, नील जल में या किसी की घोर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है इस
उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। यहाँ पर नीले जल में यानी कि पानी में किसी की घोर झिलमिल दे, यानी यहाँ सूर्य है उसे गोरी का देह कहा है और ऐसा लग रहा है पानी में हिल रहा हो। फिर बोला है ये जादू अब टूट रहा है। कब? सूर्योदय हो रहा है, यानी सूर्योदय हो जाएगा तो जितना भी प्रकृति सौंदर्य है सब नष्ट हो जाएगा। इस पंक्ति के क्वेश्चन भी हम कर ले, अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। पहला क्वेश्चन है गोरी देह के झिलमिलाने की समानता किससे की गई है? गोरी देह के झिलमिलाने की समानता किससे की गई है? तो पहले भी मैंने कहा सूर्य का प्रतिबिंब पानी में ऐसे गिरता है तो ऐसा लग रहा है जैसे गोरी का देह यानी शरीर झिलमिला रहा हो, यानी यहाँ पर जो समानता है वो सूर्य के साथ की गई है। सुबह का जो सूर्य होता है प्रातःकालीन आसमान, वो आसमान में नमी होती है और सूर्य भी चमकीला होता है, आसमान भी स्वच्छ होता है, यानी यहाँ पर गोरी देह के झिलमिलाने की समानता सूर्य से की गई है। दूसरा है उषा का जादू कैसा है? उषा का जादू अद्भुत है यहाँ पर, क्योंकि अचानक आप देख रहे हो कि नमी छा जाना, लालिमा युक्त आसमान हो जाना, काली सील लगता है केसर से धुल गई हो ऐसा लग रहा लेना। लेकिन यहाँ पर अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न पूछा है, आपको सामने एक पंक्तियाँ दी गई है उसमें से ही ढूंढना होता है। तो यहाँ पर आप ऐसा लिख सकते हो उषा का जादू अद्भुत है, नीले जल में ऐसा लग रहा है जैसे सूर्य जो गोरी का देह है और वो झिलमिला रहा है ऐसा लग रहा है। नंबर 3 उषा का जादू टूटने का तात्पर्य क्या है? टूटने का तात्पर्य ये है कि आपको पता ही है कि प्रकृति में पल पल परिवर्तन होते हैं, यानी सूर्य जब पूर्णतः उदित हो जाएगा तो उषा का जादू टूट जाएगा, इससे तात्पर्य यह है। नंबर 4 उषा का जादू कब टूटता है? उषा का जादू सूर्योदय पूर्णतः आसमान में आ जाता है, यानी सूर्योदय हो जाता है, तब आसमान जो उसकी किरणें लालिमा युक्त है वो नष्ट हो जाती है, तब उषा का जादू टूटता है, ऐसा हम कह सकते हैं। यह थी हमारी छोटी सी 12 से 15 लाइन पंक्ति की कविता उषा, जिसमें छोटी कड़ी बना के मैंने अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न करवाए, आपको वो भी ध्यान में रखना है। और अब हम काव्य सौंदर्य संबंधी प्रश्न करेंगे जिस पर भी ध्यान देना है। काव्य सौंदर्य प्रश्न करने से पहले मैं फिर से व्याकरण के 2 टॉपिक यानी बिंब और अलंकार की चर्चा करूंगी, क्योंकि इस काव्य में ये दोनों आते हैं। ये क्या सभी काव्य में आएंगे तो आपको याद रखना जरूरी है। बिंब के 5 प्रकार है, दृश्य बिंब, श्रव्य बिंब, स्पर्श बिंब, घातव्य बिंब और स्वाद बिंब। दृश्य बिंब आँख से जो देखा जाए यानी कुदरती सौंदर्य, हमारी ये उषा काव्य में दृश्य बिंब का ही वर्णन है। श्रव्य बिंब यानी कर्ण से सुन सकते हो वो, स्पर्श बिंब यानी त्वचा से जिसे हम स्पर्श कर सकते हैं, घातव्य बिंब यानी नाक से सूंघना खुशबू लेना, स्वाद बिंब यानी जीभ से कैसा है खट्टा मीठा, ऐसे शब्द हो तो ये बिंब का उपयोग हुआ है ऐसा हम कहेंगे। तो इस काव्य में उषा काव्य में दृश्य बिंब का उपयोग किया गया है। अब मैं अलंकार की बात करूँ तो अलंकार के 2 प्रकार, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार में अनुप्रास यानी वर्ण बार बार आना, रिपीट होना,
जैसे कि पहले भी मैंने एक उदाहरण दिया था, चंदू के चाचा ने चांदनी चौक में चटनी चटाई। च यानी अनुप्रास। यमक यानी एक ही शब्द दो बार लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग। एक यानी अंक, 1 2 3 4। दूसरा एक यानी ईश्वर एक है, ऐसा काव्य में कहा गया था। तीसरा है श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, यानी एक शब्द लेकिन उसका अर्थ बहुत 2-3 के लिए अलग अलग होता है। जैसे कि पानी गए न उबरे, मोती मानुष चुन। पानी यहाँ मोती के लिए अलग मीनिंग है, मानुष के लिए के और चुन के लिए भी अलग मीनिंग है। दूसरा प्रकार है अर्थालंकार, जिसमें पहला है उपमा। यानी उपमा में कोई भी वाक्य हो जिसमें सा, सी, से शब्द होंगे, जैसा, जैसी, जैसे ऐसे शब्द हो तो यहाँ हम समझ सकते हैं उपमा अलंकार है। दूसरा है रूपक अलंकार, जिसमें यहाँ ऐसा चिन्ह होगा जिसे हम योजक चिन्ह बोलते हैं, लेकिन शर्त ये कि ऐसा चिन्ह हो तो पीछे सा, सी या से नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। उसके बाद है उत्प्रेक्षा अलंकार। यहाँ पर 2-3 शब्द है, मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनहु ऐसे वर्ड हो तो उत्प्रेक्षा अलंकार है, ऐसा हम कह सकते हैं। चौथा है मानवीयकरण अलंकार, जिसमें ऐसे शब्द हो जैसे निर्जीव चीज में जान आ जाए, ऐसा लग रहा हो जैसे मानव ही ये कर रहे हो, वो है मानवीयकरण अलंकार। उसके बाद अतिशयोक्ति, विभावना, भ्रातिबान, संदेह, असंगति, ऐसे बहुत सारे अलंकार है, लेकिन कुछ है जो रिपीट होते हैं, उसकी ही हमने चर्चा की है। अब हम काव्य सौंदर्य संबंधी प्रश्न करेंगे। काव्य छोटी सी है इसलिए हमने पूरी ले ली है। उसके नीचे 2 क्वेश्चन है। एक है भाव सौंदर्य स्पष्ट करें, जिसमें पूरी कविता का भावार्थ लिखना होगा, और दूसरा क्वेश्चन है शिल्प सौंदर्य स्पष्ट करें। शिल्प सौंदर्य स्पष्ट करें पहले भी मैंने क्वेश्चन किस तरह से लिखा जाएगा ये समझाया है, फिर भी बोल रही हूँ। ये काव्य कौन सी है, किस कवि की है, कौन सी बुक में से ली गई है, फर्स्ट पॉइंट ये। दूसरा, इस काव्य में मेन क्या कहा गया है। थर्ड पॉइंट, इस काव्य में कौन सी भाषा का उपयोग किया गया है, यानी कि खड़ी बोली। इसके बाद उसमें कौन कौन से अलंकार है, तो आपने देखा होगा उपमा अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। फिर नए नए उपमानों का भी प्रयोग हुआ है, वो सब आपको लिखने होंगे। और इसके बाद एक और भी पॉइंट है, यहाँ पर दृश्य बीम का भी प्रयोग किया गया है। पहले भी मैंने कहा था गोरी का दे झिलमिला रहा है, तो ये है दृश्य बीम। अब इस तरह से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या फिर और भी तरह है जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो 3 और क्वेश्चन है यही काव्य के। पहला क्वेश्चन है कोष्ठकों के प्रयोग से कविता में क्या विशेषता आई। आपने देखा होगा कविता में एक कोष्ठक आया है, अभी गीला पड़ा है, तो ये कोष्ठक का प्रयोग किया गया है। तो कोष्ठक की वजह से कविता में अतिरिक्त जानकारी प्रदान होती है। जैसे कि कविता में जो भी कोष्ठक दिया गया है वो आसमान की नमी और ताजगी की जानकारी देता है। यानी अभी गीला पड़ा है, राख से लिपा हुआ चौका। यहाँ राख से लिपा हुआ चौका ये आसमान का है, यानी सफ़ेद और नीले रंग का मिश्रण। ओस की नमी के कारण इसमें ताजगी है। तो यहाँ पर अतिरिक्त जानकारी प्रदान करने के लिए कोष्ठक का प्रयोग किया गया है। दूसरा क्वेश्चन है काव्यांश में आए किन्हीं 2 अलंकारों का नामोल्लेख करते हुए उनसे उत्पन्न सौंदर्य को स्पष्ट करें। यानी यहाँ कविता में 2 अलंकार आए हैं,
जैसे कि मैंने कहा था उपमा अलंकार से, सी ऐसे वर्ड आए, तो यहाँ है शंख जैसे से, यानी उपमा अलंकार है। और दूसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार, बहुत काली सील हो गई है वो। इनसे क्या होता है, मैंने पहले भी कहा, शंख यानी पवित्रता, आकाश की पवित्रता का उल्लेख किया गया है। और यहाँ काली सील है, यानी प्रातः का जो समय है वहाँ मटियालापन प्रकट करता है, थोड़ा कलर, उसका रंग अलग ही होता है, यानी यहाँ पर काली सील यानी थोड़ा थोड़ा अंधेरा होता है, ये दर्शाया है। अब तीसरा क्वेश्चन है, उपयुक्त कविता में आए किस दृश्य बिंब से आप अधिक प्रभावित हुए हैं। तो यहाँ कविता में एक दृश्य बिंब, एक क्या, वैसे तो अनेक है, लेकिन एक दृश्य बिंब है नीले जल में गोरी दे के झिलमिलाना, वो बिंब है दृश्य बिंब, उससे अधिक प्रभावित हुए हैं। यानी सुबह नीला आसमान जो स्वच्छ होता है, नमी के कारण दृश्य हिलते प्रतीत होते हैं, और जो वो दृश्य है वो समुद्र यानी पानी में हिल रहा है, तो ऐसा लग रहा है जैसे गोरी का देह हिल रहा हो। यहाँ पर ये 3 क्वेश्चन और ऊपर भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य, ये 2 और क्वेश्चन पूरी कविता के, ये आपका आज का वर्क होगा।